नमस्कार, घड़ी इशारा कर रही है रात 9 बजे का वक्त है। 100 बात की एक बात का बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव और कांग्रेस दोनों के कुनबे में एक स्यात सेंध लगा दी है। मुलायम सिंह के और एक रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रमोद गुप्ता मुलायम की पत्नी साधना गुप्ता के रिश्तेदार हैं और शिवपाल यादव के भी बेहद करीबी है। वो बीजेपी में शामिल होने वाले मुलायम परिवार के तीसरे सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस की पोस्टर गर्ल रही प्रियंका मौर्य ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। संदीप बोल हमारे साथ इस पर लाइव जुड़ रहा है। संदीप, एक बड़ी सेंध लगी है समाजवादी पार्टी में और साथ ही कांग्रेस में भी। प्रीति, 2 दिन में 2 सदस्यों का, मुलायम सिंह यादव के परिवार के 2 सदस्यों का बीजेपी ज्वाइन करना, ये जो है अब एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि रोमांच जो है वो इस पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में लेके आने वाला है। क्योंकि इससे पहले जब वहाँ पे बीजेपी में फूट पड़ रही थी और वो उनके जो बीजेपी के विधायक या उनके जो नेता हैं वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, तब अखिलेश जो है वो चुटकियाँ ले रहे थे। और अब बीजेपी इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहती है। एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है अखिलेश यादव के प्रति कि अगर वो अपने परिवार का ही ध्यान नहीं रख सकते तो वो उत्तर प्रदेश का क्या रखेंगे। और बीजेपी ने उस वक्त एक बार फिर मुलायम परिवार में फिर सेंधमारी की, जब समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए। और लखनऊ में यूपी बीजेपी की ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उन्हें पार्टी का अंग वस्त्र पहनाकर सदस्यता दिलवाई, जिसके बाद प्रमोद गुप्ता ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। और बीजेपी का दामन थामते ही उन्होंने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला और उन पर मुलायम सिंह यादव को बंधक बनाने का आरोप लगा दिया। उनको अपने मकान में ही अपने लोगों से घिरा रखा है, किसी से बात नहीं करने देते। उनके इस बयान के बहाने बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी अखिलेश को घेरने में देर नहीं लगाई। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए उनकी तुलना औरंगजेब से कर दी। और प्रमोद गुप्ता के बीजेपी में शामिल होने पर पार्टी ने मुलायम परिवार की एक और बड़ी टूट उसे बताया, क्योंकि अब तक मुलायम परिवार के 3 लोग बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, जिसमें मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव का नाम भी शामिल है। जबकि कुछ दिन पहले मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव भी बीजेपी में शामिल हुए थे। और लिस्ट में अब 2012 में औरैया के बिधुना सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे प्रमोद गुप्ता का नाम भी शामिल हो गया है। तो वहीं कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य भी पार्टी को जोरदार झटका देने में कामयाब रही और बीजेपी में शामिल हो गई। प्रियंका मौर्य को उम्मीद थी कि कांग्रेस उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट देगी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर टिकट बंटवारे में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। और ये आरोप लगाने के कुछ दिन बाद ही वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का हिस्सा बन गई। लखनऊ में लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उनका पार्टी में स्वागत किया, जिसके बाद प्रियंका मौर्य कांग्रेस पर बरसी और आरोप लगाया कि पार्टी में उनकी अनदेखी हुई। मैं पोस्टर गर्ल रही, मैंने अपनी बात भी रखी, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को सुनने और समझने की क्षमता नहीं है। प्रियंका मौर्य ने कांग्रेस के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ स्लोगन पर भी उंगली उठाई। कुछ दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस में बगावत कर दी थी और टिकट बंटवारे में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। पहले से टिकट प्री प्लान थे, हमारे साथ धोखा किया गया। प्रियंका मौर्य कांग्रेस में महासचिव थी और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन को जोर शोर से चला रही थी। प्रियंका गांधी ने वादा किया था कि कांग्रेस में 40% महिलाओं को टिकट मिलेगा और प्रियंका मौर्य को भी उम्मीद थी कि उनके काम की वजह से उन्हें भी प्रत्याशी बनाया जाएगा। 100 बात की एक बात यह कि बीजेपी ने एक ही दिन में बीजेपी ने अपने 2 विरोधियों को झटका दिया है। अपर्णा यादव के बीजेपी ज्वाइन करने के अगले ही दिन मुलायम सिंह यादव के एक और रिश्तेदार बीजेपी में शामिल हो गए। तो वहीं कांग्रेस की पोस्टर गर्ल कही जाने वाली प्रियंका मौर्य ने भी कमल थाम लिया। कांग्रेस पार्टी ने इस बार महिलाओं पर दांव खेला है और प्रियंका गांधी ने वादा किया था कि टिकट बंटवारे में महिलाओं की अच्छी खासी हिस्सेदारी होगी। यही नहीं, उसने महिला वोटरों को अपने खेमे के तरफ खींचने के लिए लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान भी चलाया। लेकिन इस अभियान की पोस्टर गर्ल रही प्रियंका मौर्य ही अब कांग्रेस का हिस्सा नहीं है और बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार विक्रम सैनी को प्रचार के दौरान मनव्वरपुर गांव में विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी प्रत्याशी के विरोध का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिखा कि जब बीजेपी उम्मीदवार विक्रम सैनी प्रचार के लिए अपने इलाके के मनव्वरपुर गांव पहुंचे तो लोगों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। लोगों का विरोध बढ़ता देख उनके सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों पर इसका कोई असर नहीं होता दिखा। विरोध करने वालों में 1-2 नहीं बल्कि गांव के ज्यादातर लोग इस वीडियो में नजर आए। बताया गया कि विक्रम सैनी अपने समुदाय की एक बैठक में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन किसी बात पर ग्रामीणों की उनसे कहासुनी हो गई, जिस पर बीजेपी प्रत्याशी ने सफाई देने में देर नहीं लगाई और उन्होंने समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार राजपाल सैनी के समर्थकों पर ग्रामीणों को उकसाने का आरोप मढ़ दिया। 2 लड़कों ने शराब पी रखी थी,
केवल वही बोल रहे थे, विरोध उन्होंने ही किया। लोगों का गुस्सा जब शांत नहीं हुआ तो विक्रम सैनी को बीच में ही कार्यक्रम छोड़कर वहां से जाना पड़ा। सौबात की एक बात यह कि मुजफ्फरनगर की इस खतौली सीट से 2017 के चुनाव में भी विक्रम सैनी जीते थे और पार्टी ने उन्हें इस बार भी अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा, जिसके जवाब में समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने राजपाल सैनी को अपना उम्मीदवार बनाया, जिनकी 23 साल बाद समाजवादी पार्टी में वापसी हुई और उनके ही समर्थकों पर गांव वालों को भड़काने का आरोप विक्रम सैनी ने लगाया। मुजफ्फरनगर की इस सीट पर पहले चरण में 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर सदर सीट से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। वो अपनी आजाद समाज पार्टी काशीराम के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरेंगे और उनकी उम्मीदवारी की जानकारी पार्टी की ओर से जारी एक बयान के जरिए दी गई, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी का आभार जताने के साथ ही इस चुनाव को मंडल और कमंडल की लड़ाई बता दिया। अगर कोई उत्तर प्रदेश में इस सरकार के खिलाफ लड़ रहा था तो चंद्रशेखर आजाद था और आगे भी लड़ूंगा इस तानाशाही सरकार के खिलाफ। इससे पहले 15 जनवरी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर सदर सीट से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया था, जिस पर करीब 33 साल से बीजेपी का दबदबा रहा है और 1989 के बाद से अब तक हुए 8 विधानसभा चुनाव में 7 बार गोरखपुर सदर सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जबकि 2002 में इस सीट पर हिंदू महासभा के टिकट पर राधा मोहन दास अग्रवाल चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। हालांकि बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए और 2017 तक इस सीट से लगातार जीतते आए हैं। सौबात की एक बात यह कि गोरखपुर सदर सीट पर छठे चरण के तहत 3 मार्च को मतदान होना है और 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के राधा मोहन दास अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार को हराया था। पीएम ने प्रकाश सिंह बादल से सेहत का हालचाल पूछा। प्रधानमंत्री मोदी ने अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल से फोन पर बात की और उनकी सेहत का हालचाल पूछा। एक दिन पहले प्रकाश सिंह बादल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वर्ल्ड वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने आयरलैंड को 174 रनों से करारी शिकस्त दी। इसी के साथ उसने सुपर लीग क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना राजपथ पहुंचे, जहां उन्होंने गणतंत्र दिवस समारोह से जुड़ी सुरक्षा तैयारियों की जानकारी ली। हम हर साल की तरह इस साल भी एकदम पुख्ता बंदोबस्त करेंगे। कमलनाथ के बेटे और कांग्रेस सांसद नकुल नाथ के कोरोना पर दिए गए बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। एक दिन पहले उन्होंने छिंदवाड़ा की एक सभा में विवादास्पद बयान दे दिया था। मुझे कोई कोरोना से डर नहीं और कोई 144 धारा से कोई डर नहीं। नकुल नाथ के इस बयान पर राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करने में देर नहीं की। देखिए, ये नकुल नाथ जी नहीं बोल रहे, मैंने उनको देखा और सुना, अहम बोलता है। गोवा के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर को टिकट नहीं मिला। खबर है कि वो अपने पिता की सीट पणजी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से जिन 34 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया, उनमें उत्पल पर्रिकर का नाम शामिल नहीं था और जो पणजी सीट उनकी पसंद बताई जा रही है, वहां से पार्टी ने मौजूदा विधायक अटांसीए मुंटसेरात को टिकट दिया है। हमने उत्पल पर्रिकर को 2 और ऑप्शन दिए थे कि जहां से वो लड़ सकते हैं। उसमें से एक तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया था, दूसरे के बारे में भी उनसे चर्चा चल रही है। जैसे ये खबर सामने आई, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर उत्पल पर्रिकर को आम आदमी पार्टी की टिकट पर पणजी सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया, तो शिवसेना ने भी उनके निर्दलीय उतरने पर समर्थन देने का ऐलान किया। अगर उत्पल पर्रिकर इंडिपेंडेंट लड़ता है तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको पूरी तरह से सपोर्ट करने की। उत्पल के पिता और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर पणजी विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रह चुके हैं। सौबात की एक बात यह कि बीजेपी ने गोवा के लिए जिन 34 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, उनमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को तो उनकी ही सीट से टिकट दिया गया, लेकिन इस सीट में मौजूदा 6 विधायकों का टिकट काट लिया गया। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हरक सिंह पर बीजेपी में फिर से मंथन शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के 5 बड़े नेताओं से हरक सिंह रावत की बातचीत भी हुई है। हाल ही में पार्टी से बर्खास्त हरक सिंह के कांग्रेस में जाने की अटकलें थीं, लेकिन हरीश रावत ने माफी की शर्त रखी और उत्तराखंड कांग्रेस के एक खेमे ने उनकी वापसी में रोड़ा अटका दिया और अब पता चल रहा है कि वो फिर से बीजेपी के संपर्क में है। इस वक्त हमारे साथ सुनील नवप्रभात जुड़ रहे हैं। सुनील, ना माया मिली ना नाम ऐसा लग रहा है हरक सिंह रावत पर, लेकिन बीजेपी के ऐसा लग रहा है दरवाजे खुल रहे हैं थोड़े थोड़े। देखिए प्रीति, अगर आप पूरा सियासी घटनाक्रम देखें तो जो हरक सिंह रावत हैं वो 6 से 7 बार के विधायक रह चुके हैं और उत्तराखंड की सियासत में उनका कहीं ना कहीं एक अपना कद है, एक प्रभाव है।
अगर आप शुरुआती दौर में जब रविवार को बीजेपी ने उनको निष्कासित किया था 6 साल के लिए, उसके तत्काल बाद हरक सिंह रावत का अगर आप रिएक्शन, अगर आपको ध्यान हो, अगर आप उसको सुने तो उसमें वो ये बात कह रहे हैं कि वो दिल्ली जा रहे थे प्रहलाद जोशी से, जो उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी हैं, उनकी कॉल पर वो दिल्ली जा रहे थे और उनका अमित शाह से मिलने का कार्यक्रम था, उनसे वो टाइम लेने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच बीजेपी के हलकों में, बीजेपी के एक गुट में ये बात उठने लगी है कि आज 5 दिन हो चुके हैं, यदि हरक सिंह रावत कांग्रेस के संपर्क में होते, यदि वो कांग्रेस ज्वाइन करने दिल्ली जा रहे थे, तो अब तक इन 5 दिनों के भीतर हरक सिंह रावत कांग्रेस ज्वाइन कर चुके होते। क्योंकि उनका सियासी कद है, अपना एक बड़ा प्रभाव भी है, इसीलिए बीजेपी में टॉप लीडरशिप से ये बात फिर से शुरू होने लगी है कि एक बार हरक सिंह रावत पर विचार कर लिया जाए, कहीं बीजेपी ने ये निर्णय जल्दबाजी में तो नहीं ले लिया। तो जो हमारे सूत्र हैं, जो बीजेपी से जुड़े हुए पुष्ट सूत्र हैं, उसके अनुसार ये जानकारी है कि उत्तराखंड की टॉप लीडरशिप से, बीजेपी की टॉप लीडरशिप से हरक सिंह की बातचीत हुई है। लेकिन एक बात तो गजब है कि हरक सिंह रावत अगर वापस बीजेपी में जाते हैं तो ये भी उत्तराखंड की राजनीति में एक ऐतिहासिक घटना होगी। इधर समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की सीटों में एक भी मुस्लिम समुदाय का उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा, जिससे वहां के मुस्लिम समुदाय के लोगों में नाराजगी दिखी। मुजफ्फरनगर में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिनमें एक पर भी समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, जबकि इससे पहले के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटों में मुस्लिम समुदाय के लोगों को टिकट दिया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, जिससे वहां के मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज नजर आए। ये तो हमारे साथ धोखा है, जबरदस्त धोखा है। यही नहीं, बीजेपी ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी आज आधी छोड़ सारी को धाए, सारी मिले ना आधी पाए, इस फेर में पड़ गई है। वो तय नहीं कर पा रही है कि हम हिंदू वोट को साधें या मुस्लिम वोट को साधें। लेकिन समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के हमलों को जनता के मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश बताया। भारतीय जनता पार्टी चाहती कि मुजफ्फरनगर पे बात हो, जाट और मुसलमान पे बात हो, लेकिन जनता की समस्या पे बात ना हो। मुजफ्फरनगर की 6 सीटों में 5 पर आरएलडी और 1 पर समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा। लेकिन इन उम्मीदवारों में एक भी मुस्लिम समुदाय का नहीं है, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट से लियाकत अली को उम्मीदवार बनाया, जो मामूली अंतर से चुनाव हारे थे। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, जबकि आरएलडी अलग चुनाव लड़ी थी। केवल 2017 के चुनाव में ही नहीं, बल्कि 2012 के विधानसभा चुनाव में भी मुजफ्फरनगर जिले में समाजवादी पार्टी ने 3 मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। 2012 में शामली और मुजफ्फरनगर एक ही जिला हुआ करते थे और मुजफ्फरनगर जिले में विधानसभा की 9 सीटें थीं। स्वागत की एक बात यह कि मुजफ्फरनगर में मुस्लिम समुदाय के वोटरों की आबादी करीब 40% है और वहां के मुस्लिम समुदाय के लोग इस बात से नाराज हैं कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन ने उनके समुदाय से एक भी जगह प्रत्याशी नहीं उतारा। इस बात पर बीजेपी भी समाजवादी पार्टी को घेर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी की दलील है कि वो वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। पाकिस्तान का लाहौर शहर बम धमाके से दहल उठा, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए। धमाका वहां के भीड़-भाड़ वाले एक बाजार में किया गया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें एक रेहड़ी के पास खड़ी मोटरसाइकिल में जोरदार धमाका होता दिखा। इसके बाद वो इलाका धुएं से भर गया और वहां चारों तरफ चीख पुकार मच गई। धमाका इतना भयंकर था कि उसने लाहौर के अनारकली बाजार में तबाही मचा दी। बहुत ज्यादा आग लग गई है, लोग जख्मी हो रहे हैं बहुत यहाँ पर। वहाँ खड़ी कुछ मोटरसाइकिलें भी आग में जलती हुई दिखाई दी, जबकि कुछ दुकानों का सामान सड़क पर बिखर गया। इस ब्लास्ट में जख्मी हुए कुछ लोग सड़क पर कराहते हुए दिखाई दिए। इस धमाके के बाद वहाँ लगी आग से ऊंची ऊंची लपटें उड़ती नजर आई। घटना वाली जगह से आई एक तस्वीर में कुछ लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते भी दिखे, जबकि कुछ लोग धमाके में घायल हुए लोगों की मदद करने में जुट गए। इस घटना के तुरंत बाद राहत और बचाव दल की टीम भी वहां पहुंच गई और इलाके के लोगों की मदद से आग को बुझाने में जुट गई। बताया गया कि जिस मोटरसाइकिल में बम छिपाया गया था, धमाके के बाद उसके परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद सड़क और आसपास बिखरे मलबे के ढेर को हटाने का काम तेज कर दिया गया। स्वागत की एक बात यह कि इस धमाके की जिम्मेदारी बलोच विद्रोहियों के एक गुट ने ली, जिनका आरोप है कि पाकिस्तान की सेना उनके समुदाय के लोगों पर जुल्म ढाती है। हालांकि पाकिस्तान पुलिस इसके दूसरे पहलुओं की भी जांच में जुट गई है। शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। आईटी और बैंक समेत ज्यादातर सेक्टरों के शेयरों में कमजोरी रही। इससे सेंसेक्स 634 अंक लुढ़क कर 59,465 पर बंद हुआ। साथ ही निफ्टी 181 अंक लुढ़क कर 17,757 पर खिसक गया।
भारत और मेजबान दक्षिण अफ्रीका के बीच दोपहर 2:30 बजे दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया 3 मैचों की इस सीरीज में 0-1 से पिछड़ रही है। देश भर में कोहरे की वजह से 100 से ज्यादा ट्रेनों में देरी हुई और 75 ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ा। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेम पर शिवराज सरकार शिकंजा कसने की तैयारी में है। इसके लिए कर्नाटक और तेलंगाना समेत देश के कुछ दूसरे राज्यों की तर्ज पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। हम इस ऑनलाइन गेम को मूल रूप से या तो प्रतिबंधित करेंगे अथवा उसमें कोई एक ऐसा बिंदु लाएंगे जिससे कि वो जांच का विषय पहले हो। हाल ही में भोपाल में एक बच्चे ने खुदकुशी कर ली थी। बताया गया कि वो ज्यादातर समय ऑनलाइन गेम ही खेलता था। इस खबर ने मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के माता पिता की चिंता बढ़ा दी। जब से अभी लॉकडाउन का इश्यूज हुए हैं, तब से वीडियो गेम्स और मोबाइल का यूसेज बढ़ गया है बच्चों के लिए। बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड की सियासत से, जहां बीजेपी ने 70 में 59 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 10 मौजूदा विधायकों के टिकट कट गए हैं, जिनमें हरिद्वार की खानपुर सीट से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का नाम भी शामिल रहा, जो अपने बयानों और कारनामों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उनकी जगह उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया गया। हालांकि बीजेपी की लिस्ट में 10% टिकट महिलाओं को दी गए हैं, लेकिन पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की बेटी और यमकेश्वर से विधायक रितु खंडूरी को टिकट नहीं मिल पाई है। प्रियंका कांडवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियंका, मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं मिलना, इसका मतलब क्या है? जी प्रीति, बिल्कुल आज उत्तराखंड में 59 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है बीजेपी ने। ऐसे में 10 सिटिंग विधायकों का टिकट काटा है, जिसमें सबसे बड़ा नाम अगर कहा जाए तो बीसी खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी की टिकट काटकर यमकेश्वर से रेखा बिष्ट को टिकट दी गई है। इसके अलावा महेश नेगी की बात की जाए, रुद्रपुर के विधायक की बात की जाए, इन सब की भी टिकट काटी गई है। हालांकि कई अलग अलग कारण इसके पीछे बताए जा रहे हैं, क्योंकि इंटरनल सर्वे भी बीजेपी ने कराए थे, जहां पर भी जनाधार कम दिखा या एमएलए के काम से लोग खुश नहीं दिखे, उनकी टिकट को काटकर नए चेहरों को प्राथमिकता दी गई है। ठीक, और इधर उत्तराखंड चुनाव के लिए जारी बीजेपी की पहली लिस्ट में जिन 10 मौजूदा विधायकों के टिकट कटे हैं, उनमें अल्मोड़ा और द्वाराहाट विधानसभा सीट भी शामिल रही है। और अल्मोड़ा सीट से मौजूदा विधायक रघुनाथ सिंह चौहान की जगह कैलाश शर्मा, जबकि द्वाराहाट सीट से मौजूदा विधायक महेश नेगी की जगह अनिल शाही को उम्मीदवार बनाया गया, जिसकी जानकारी मिलते ही दोनों नेताओं के समर्थक उनसे मिलने पहुंच गए और फूल मालाएं पहनाकर उन्हें टिकट मिलने की बधाई दी। जबकि कुछ समर्थकों ने टिकट मिलने की खुशी में दोनों उम्मीदवारों को मिठाई भी खिलाई। मैंने कभी भी ये नहीं कहा पार्टी से कि उनका टिकट बदल के मुझे दीजिए। जिन सीटों पर मौजूदा विधायकों की टिकट कटी, उनमें हरिद्वार की खानपुर सीट भी शामिल रही, जहां तमंचा लहराने और अपने विवादास्पद बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की जगह उनकी पत्नी कुंवर रानी देवयानी को उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा 7 और विधानसभा सीटों पर मौजूदा विधायकों की टिकट कट गई, जिनमें यमकेश्वर से पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी का नाम भी शामिल रहा। जबकि कई बड़े चेहरों पर पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर खटीमा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। वहीं हरिद्वार से लगातार 4 बार विधायक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को 5वीं बार भी टिकट मिल गई। इसके साथ ही धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को श्रीनगर सीट से दोबारा चुनावी मैदान में उतारा गया और पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा को भी एक बार फिर उनकी सितारगंज सीट से मौका दिया गया है। जबकि पिछले चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीते और अब बीजेपी में शामिल हो चुके प्रीतम सिंह पवार को उनकी धनौल्टी सीट से टिकट दी गई। यही नहीं, 3 दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई सरिता आर्या को पार्टी ने नैनीताल सीट से उम्मीदवार बनाया। सौबात की एक बात यह कि उत्तराखंड में अभी कुछ और भी मौजूदा विधायकों की टिकट कटने की संभावना है, क्योंकि अभी 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना बाकी है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश से। कांग्रेस के पूर्व नेता इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। इसकी जानकारी पार्टी ने ट्वीट करके दी, जिसमें अखिलेश यादव के साथ उनकी एक फोटो भी ट्वीट की गई है। हालांकि पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया है। विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, ये आखिरी दाव खेला जा रहा है क्या? देखिए, ये ट्वीट जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में पहले ये खबर थी कि इमरान मसूद शामिल हो चुके हैं, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है कि समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का इमरान मसूद ने फैसला किया है। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इमरान मसूद जिस सीट से चुनाव लड़ते थे, नकुर की सीट पर, वहां पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने पहले से ही बीजेपी से आए हुए मंत्री धर्म सिंह सैनी को टिकट दे दिए, तो वहां पर टिकट नहीं मिलनी थी इमरान मसूद को। ये कहा जा रहा था कि इमरान मसूद सपा को छोड़ करके बसपा का दामन थाम सकते हैं या फिर निर्दलीय वो चुनावी अखाड़े में जा सकते हैं। लेकिन इस ट्वीट से ये साफ हो रहा है कि इमरान मसूद फिलहाल समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे, उन्हीं को समर्थन दे रहे हैं। अभी उनका यानी इस बार चुनाव लड़ना, जो कहा जा रहा था कि वो निर्दलीय या बसपा में शामिल होकर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। जी शुक्रिया विक्रांत।
और महाराष्ट्र के सातारा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां वन विभाग की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। ये घटना उस वक्त हुई जब वन विभाग की टीम इलाके में गश्त करने पहुंची। इसी दौरान वन विभाग के कर्मचारियों की वहां के पूर्व सरपंच और उसकी पत्नी से कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। वहां से सामने आए वीडियो में पूर्व सरपंच की पत्नी वन विभाग के कर्मचारियों को चप्पलों से पीटती नजर आई। सरपंच की पत्नी ने उन दोनों पर एक के बाद एक कई चप्पल बरसाए। मार 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 मार। वहां से सामने आए एक दूसरे वीडियो में तो खुद सरपंच वन विभाग के कर्मचारी से मारपीट करता दिखाई दिया। सरपंच तो गुस्से में महिला कर्मचारी के बाल खींचकर उसे पीटता भी दिखाई दिया। धमकी दिली 2 दिवसापूर्वी, लाथाबुक्क्याचे मारहाण करून माझ्या मिस्टरांना चपलीनं मारहाण केली असं। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर सरपंच और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि सदर प्रकरणाचा तपास पोलीस करत आहे। वहीं इस घटना पर महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा जताया। सौबात की एक बात यह कि वन विभाग के कर्मचारियों पर यह हमला पैसों के मामले पर हुआ। आरोप है कि सरपंच वन विभाग के कर्मचारियों से पैसों की डिमांड करता था और पैसे नहीं देने पर उन्हें धमकी देता था, लेकिन वन विभाग की टीम ने उनकी बात नहीं मानी और आरोप है कि इसी बात से बौखलाए सरपंच और उसकी पत्नी ने इन कर्मचारियों पर हमला कर दिया। अमेरिका ने पिछले साल अगस्त में काबुल एयरपोर्ट पर अपने जवानों पर हुए हमले का IS खुरासान से बदला लेने के लिए जो नाकाम एयर स्ट्राइक की थी उसका वीडियो जारी कर दिया। 20 साल की जंग के बाद अगस्त में अफगानिस्तान छोड़ने से एक दिन पहले अमेरिका ने काबुल में एक गाड़ी को ड्रोन से उड़ा दिया था, लेकिन उसका ये ऑपरेशन बिल्कुल फेल रहा था क्योंकि उसमें IS खुरासान के आतंकियों के बजाय 10 मासूम लोगों की मौत हो गई थी, जिसका वीडियो अब जारी किया गया, जिसमें पहली तस्वीर में काबुल की एक सड़क पर गाड़ियां दौड़ती दिखीं। वहीं दूसरी तस्वीर में एक मोहल्ले में कुछ गाड़ियां खड़ी नजर आईं। इसके बाद जो तीसरी तस्वीर सामने आई उसमें कार में जोरदार धमाका होता दिखा। ड्रोन के हमले से धुएं का ऐसा गुबार फूटा कि कुछ पल के लिए सब कुछ धुएं में छिप गया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर से उधर भागते नजर आए। बताया गया कि अमेरिकी सेना ने रिहायशी इलाके में खड़ी उस गाड़ी पर यह सोचकर ड्रोन दागे थे कि उनके अंदर IS खुरासान का सुसाइड बॉम्बर सवार है, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी। हमले में 10 आम लोग मारे गए थे। हालांकि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने पहले तो ड्रोन स्ट्राइक का बचाव किया था, उसे सही कदम ठहराया था, लेकिन बाद में जब ड्रोन स्ट्राइक की जांच हुई तो पता चला कि अमेरिका की सेना से बहुत बड़ी गलती हो गई है। असल में पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद जब अमेरिका वहां से लोगों को निकालने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन चला रहा था, तब वहां आतंकी संगठन ISIS के धड़े IS खुरासान ने आत्मघाती हमला कर दिया था, जिसमें अमेरिका के 13 सैनिकों और 160 से ज्यादा अफगान नागरिकों की मौत हो गई थी। उस हमले के बाद अमेरिका की सेना के कान खड़े हो गए थे और उसे 3 दिन बाद ही काबुल के एक रिहायशी इलाके में खड़ी इस गाड़ी को ड्रोन से उड़ा दिया। दावा ये किया कि कार के अंदर IS खुरासान का आत्मघाती हमलावर था, जिसने पूरी की पूरी कार को विस्फोट से भरा हुआ था ताकि एक बार फिर काबुल एयरपोर्ट को धमाके से दहलाया जा सके। मतलब अमेरिका का दावा था कि बम से लदी कार से काबुल एयरपोर्ट फिर हमले की साजिश वहां पर थी, लेकिन बाद में पता चला कि उस गाड़ी में कोई आतंकी नहीं बल्कि आम अफगान नागरिक थे और अमेरिका के उस ड्रोन स्ट्राइक में 10 लोग मारे गए थे। यानी इस तरह अमेरिका की एक चूक 10 मासूमों की जिंदगी पर भारी पड़ गई। सौगात की एक बात यह कि अमेरिका ने अपने जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए काबुल में IS खुरासान के आतंकी की गाड़ी समझकर उस पर हवाई हमला कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि कार में कोई आतंकी नहीं बल्कि काबुल में अमेरिका की ही एक सामाजिक संस्था के लिए काम करने वाला शख्स बैठा था। टीम इंडिया की टेस्ट रैंकिंग गिर गई। ICC की टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया 2 स्थान खिसककर तीसरे नंबर पर पहुंच गई। उसे दक्षिण अफ्रीका से सीरीज 2-1 से गंवाने का नुकसान हुआ, जबकि ऑस्ट्रेलिया को एशेज सीरीज 4-0 से जीतने का फायदा मिला और उसने पहले स्थान पर जगह बना ली। निर्भया का केस लड़ने वाली वकील सीमा कुशवाहा मायावती की पार्टी BSP में शामिल हो गई। बिहार के मधेपुरा में कुछ बाइक पर आए बदमाशों ने एक बैंक में लूटपाट की। बताया जा रहा है कि ये बदमाश वहां से करीब 9 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। खबर है कि चुनाव आयोग शनिवार के बाद भी रैलियों पर पाबंदी जारी रख सकता है। बंगाल में गणतंत्र दिवस परेड की झांकी को लेकर जारी घमासान थमता नहीं दिख रहा। केंद्र की ओर से हरी झंडी नहीं मिलने के बाद बंगाल सरकार ने 26 जनवरी को कोलकाता में होने वाली परेड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर बनी झांकी निकालने का ऐलान कर दिया। इतिहास के तुले धराटा থেকে যারা বঞ্চিত করছে তারা ভারতবর্ষের ইতিহাসকেই অস্বীকার করছে।
वहीं बीजेपी ने बंगाल सरकार पर बेवजह इस मुद्दे को तूल देने का आरोप लगा दिया। পশ্চিমবাংলার সরকার ট্যাবলোর চাইতে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে রাজনীতি করতে, নেতাজিকে নিয়ে রাজনীতি করে এখানে লাভ তোলা। खबर है कि अखिलेश यादव यूपी के मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। एक दिन पहले खबर आई कि अखिलेश अपना पहला विधानसभा चुनाव अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ से लड़ सकते हैं, जिसके अगले ही दिन मैनपुरी की करहल सीट का नाम भी सामने आने लगा। वहीं अखिलेश की सीट से जुड़ी इन अलग अलग खबरों के बीच उनके दोबारा सीएम बनने के लिए पूजा पाठ शुरू हो गया। और मिर्जापुर के विंध्यवासिनी मंदिर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हवन किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये पूजा जीत और अखिलेश के मुख्यमंत्री बनने के लिए कर रहे हैं, जो 10 मार्च यानी कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने तक चलेगी, जिसमें 11 पंडित जुटे रहेंगे। एक तरफ अखिलेश की जीत के लिए पूजा हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर उनकी सीट से जुड़ी खबरें आ रही हैं। पहले आजमगढ़ का नाम आया और अब मैनपुरी की करहल सीट की चर्चा है। जैसे ये खबर उड़ी कि अखिलेश वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, बीजेपी ने उन पर निशाना साधा और दावा किया कि वो करहल से अखिलेश को हराएगी। मैनपुरी में भी उनकी हालत पतली है, हम उनकी साइकिल को करहल में ही पंचर कर देंगे, वो एक्सप्रेस वे चढ़ नहीं पाएंगे। एक दिन पहले खबर आई थी कि अखिलेश अपने लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ से अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, जिस पर उन्होंने वहाँ की जनता की राय लेने की बात कही थी। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। 2012 में यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश यादव विधान परिषद के सदस्य बने थे, लेकिन इस बार वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए जिन 2 सीटों का नाम चर्चा में आया, उनमें मैनपुरी की करहल सीट का नाम भी शामिल है, जहां करीब 32 साल से समाजवादी पार्टी का दबदबा माना जाता है। यहां से पार्टी को 1-2 बार नहीं बल्कि 7 बार जीत हासिल हुई। हाँ, 2002 में करहल से बीजेपी के टिकट पर सोवरन सिंह जीते थे, लेकिन वो भी बाद में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। एक और सियासी फैक्टर जो जीत हार के लिए अहम भूमिका निभा सकता है, वो है यादव समुदाय के वोटर। करहल में करीब 3.5 लाख वोटर हैं, जिनमें यादव समुदाय के वोटरों की संख्या करीब 1.5 लाख है। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं की संख्या भी वहां पर अच्छी खासी है। राजस्थान में किसानों की जमीन की नीलामी पर रोक लगने के बाद भी जयपुर में खूब बवाल हुआ। कर्ज ना चुकाने पर दौसा और अलवर समेत कुछ जिलों के किसानों की जमीन को नीलाम करने के लिए बैंकों ने नोटिस भेजे थे, जिसके बाद इस मुद्दे पर हंगामा हुआ तो सरकार ने नीलामी की कार्रवाई पर एक दिन पहले ही रोक लगा दी थी। जिसके अगले ही दिन बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा उन किसानों के साथ मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच गए, जिन्हें बैंकों की तरफ से नोटिस भेजे गए थे, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें आगे जाने नहीं दिया, जिस पर वो लोग भड़क गए और अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाने लगे। इसके बाद भी जब उन किसानों को आगे बढ़ने से रोका गया तो उन्होंने जमीन पर लेटकर अपना विरोध जताना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की की नौबत आ गई, जिसे देखते हुए वहां सुरक्षा और बढ़ानी पड़ी। टकराव की स्थिति आप देखिए कि पुलिस के पीछे गाड़ियां बढ़ रही है और लगातार सुरक्षा यहां पर बढ़ाई जा रही है। लेकिन हंगामा खत्म होने के बजाय बढ़ता ही गया, क्योंकि अपनी जमीन की नीलामी की खबर पर गुस्साए किसान मुख्यमंत्री से मिलने की जिद पर अड़े रहे। हालात तब तेजी से बिगड़ने लगे जब पुलिस ने उन पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा समेत वहां प्रदर्शन कर रहे किसानों को हिरासत में ले लिया और फिर उन्हें मुख्यमंत्री आवास से दूर ले जाया गया। आरोप है कि पुलिस उन लोगों को कई घंटों तक जयपुर की सड़कों पर यहाँ वहाँ घुमाती रही। हालांकि बाद में किरोड़ी लाल मीणा को पुलिस की गाड़ी से उतार दिया गया। ये किसान सारी अपनी पीड़ा सुनाना चाहते थे, जो शायद सरकार को पता नहीं है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जमीन की नीलामी रोकने की जानकारी अपने ट्वीट के जरिए भी दी। साथ ही सरकार ने इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। सरकार का आदेश है 2018 से कि 5 एकड़ तक किसान की जमीन न कुड़क करेंगे न उसको नीलाम करेंगे। हालांकि खबर है कि राज्य के कई दूसरे जिलों से भी पीड़ित किसान जयपुर पहुंचने की तैयारी में है। सौगात की एक बात यह कि बैंकों से कर्ज लेने वाले किसान राज्य सरकार के कर्ज माफी के वादे के भरोसे रहे, लेकिन जब बैंकों ने पैसों के बदले उनकी जमीन नीलाम करने के लिए उन्हें नोटिस भेजना शुरू किया, तब उनके हाथ पांव फूलने लगे। कोरोना के खतरे के बीच देश में जीनोम सीक्वेंसिंग की 5 लैब बंद हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इन 5 लैब के बंद होने की वजह रही रिएजेंट केमिकल। ये वो केमिकल है जिसका इस्तेमाल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए किया जाता है। जीनोम सीक्वेंसिंग में इसका अहम रोल होता है। खबर है कि रिएजेंट केमिकल की कमी कुछ लैब के लिए परेशानी का सबब बन रही है और 5 लैब तो इसकी कमी की वजह से बंद करनी पड़ी है, जिसका असर ये हुआ कि पिछले महीने के मुकाबले इस महीने जीनोम सीक्वेंसिंग में करीब 40% की गिरावट आई।
किसी वायरस के नए वेरिएंट की पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी होती है। कोरोना के मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान के लिए भी देश की कई लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। यूपी की रायबरेली सदर सीट से विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। सानिया मिर्जा और राजीव राम की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। मिक्स्ड डबल्स मुकाबले में इस जोड़ी ने 6-3, 7-6 से जीत हासिल की। मुंबई में 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अफ्रीकी देश लाइबेरिया में एक धार्मिक कार्यक्रम में भगदड़ मचने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 29 हो गई। पश्चिम रेलवे के मुंबई डिवीजन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सामान लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। आरपीएफ ने इस तकनीक के जरिए 4 दिन पहले गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन पर एक बदमाश को पकड़ लिया जो यात्री का बैग चुराकर भाग रहा था। इसी सिस्टम के जरिए इस गैंग का पर्दाफाश किया गया है और पर्दाफाश के जरिए बड़ी संख्या में यात्रियों के सूटकेस, कैश, गोल्ड तमाम चीजें बरामद की गई हैं। बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सीसीटीवी कैमरे कई स्टेशनों पर लगाए गए हैं, जिसकी खासियत ये है कि पहले किसी जुर्म में पकड़े गए बदमाशों को स्टेशन पर देखते ही वो आरपीएफ को अलर्ट कर देता है। टेक्नोलॉजी की मदद से हमें जो क्रिमिनल्स हैं, थेफ्ट के केसेस हैं, उसको डिटेक्ट करने में सहूलियत हो रही है। उत्तर प्रदेश की बलिया से चौंकाने वाली कुछ तस्वीर सामने आई। वहां एक इलाके में वैक्सीन लगाने के लिए पहुंची टीम पर एक आदमी ने हमला कर दिया। एक दिन पहले ये टीम नाव पर सफर करने वाले लोगों को टीका लगाने के लिए एक नदी के किनारे पर पहुंची थी, लेकिन नाविक इस टीम को देखते ही भड़क गया और वो नाव पर खड़े होकर बहस करने लगा। भाई हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, चलिए हम नहीं लेंगे। बहस के बीच ही वो नाविक अचानक टीम के एक सदस्य पर कूद पड़ा और उसे धक्का देकर नदी किनारे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद टीम के लोगों ने नाविक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इधर उधर भागने लगा। हालांकि लोगों के समझाने के बाद उसने वादा किया कि वो बाद में कोरोना का टीका लगवा लेगा, लेकिन वैक्सीन से बचने के लिए बलिया के एक दूसरे इलाके में तो एक आदमी पेड़ पर ही चढ़ गया, जिसे नीचे उतारने में वैक्सीन अभियान से जुड़ी टीम के पसीने छूट गए। वैक्सीन से बचने के लिए पेड़ पर चढ़े आदमी ने बहाना बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। क्यों नहीं लगाएंगे इंजेक्शन आप? हालांकि कुछ देर बाद उसे नीचे उतारकर कोरोना का टीका लगा दिया गया। सौभाग्य की एक बात यह कि यूपी में चुनाव है, इसलिए वहां के कई जिलों में इस अभियान में तेजी लाकर वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। इसी कड़ी में बलिया की ये 2 घटनाएं सामने आई। हालांकि वैक्सीन लगाने वाली टीम उन्हें समझाने में कामयाब रही। यूपी विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 2007 वाले फॉर्मूले के तहत बीजेपी के साथ गठबंधन किया है, उम्मीद जताई है उसकी। बिहार की सत्ता में सहयोगी जेडीयू और बीजेपी के बीच यूपी चुनाव के लिए अभी तक गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि उनकी पार्टी और बीजेपी के बीच 2007 के फॉर्मूले पर गठबंधन होना चाहिए। जेडीयू और बीजेपी के बीच यूपी में आखिरी बार चुनावी गठबंधन 2007 में हुआ था और इस वक्त जेडीयू 22 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और इस बार जेडीयू ने उम्मीद जताई है कि अगर गठबंधन हो तो 2007 के तरह ही सीटों का भी बंटवारा किया जाए, यानी 22 सीटों के आसपास ही उन्हें दी जाए। खबर है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों के तालमेल पर बातचीत चल रही है, लेकिन जेडीयू ने यूपी चुनाव के लिए अपने 51 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर ली है। अगर दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन नहीं होता है तो फिर जेडीयू अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां सरकार के स्कूल खोलने के फैसले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। राज्य में सोमवार से स्कूल खोलने जा रहे हैं, जबकि कोरोना भी वहां